नमस्कार, मैं हूं मोनेश और आप हैं इस वक्त एक्सपोज टाइम्स के साथ। आज दुनिया में कोरोना का कहर जारी है। लगातार मरीजों की संख्या, लगातार मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है। बावजूद इसके हमारा पड़ोसी मुल्क, जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, वो लगातार अपनी घुसपैठ जारी रखा है। आतंकवादी हमले करवा रहा है। हमारे जो जवान हैं, सेना के जवान हैं, उन पे हमले हो रहे हैं। लगातार हमारे सैनिकों के शहीद होने की खबरें आती रहती हैं। कार्रवाई भी होती है, कई आतंकवादी, कई कमांडर आतंकवादियों के मारे जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान ये मानने को तैयार नहीं है कि ये आतंकवादी घुसपैठ उसकी तरफ से हो रही है। इस पूरे मामले में जो पाकिस्तान की हरकतें कुछ दिनों से रही हैं, इस पूरे मामले में हम चर्चा करेंगे डॉक्टर मेजर अरविंद कुमार सिंह जी से, जो एनसीसी के अधिकारी रहे हैं, सर्वोत्तम अधिकारी के सम्मान से सम्मानित किए गए हैं। उन्हीं से सीधे हम बात करेंगे कि क्या चाहता है आखिर पाकिस्तान। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सपोज टाइम्स में। सर, जैसा कि आप देख रहे हैं, आप सेना से भी, आपका परिवार और आप भी जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान लगातार 70 सालों से, या जब से वो भारत से अलग होके गया है, लगातार कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करता है जिसकी उसको मुंह की खानी पड़ती है। बावजूद उसके उसने अपनी पद्धति बदल के आतंकवाद का सहारा ले लिया। पूरी तरीके से आतंकवादी देश बन चुका है। आतंकवादी घटनाएं लगातार कर रहा है। भारत से पिछले 5-6 सालों में आतंकवादी घटनाएं बंद हो गई, लेकिन कश्मीर में 370 हटने के बाद भी वो स्थिति बनी हुई है। वो घुसपैठ लगातार जारी है। आखिर सब पाकिस्तान चाहता क्या है कि उसके साथ क्या ऐसा किया जाए कि वो सुधर जाए? सबसे पहले तो मोनेश जी, एक्सपोज टाइम्स के सभी सुधी दर्शकों को मेरी तरफ से प्रणाम है। और आपके प्रश्न के उत्तर के लिए थोड़ा सा पीछे जाना जरूरी है। जब देश का बंटवारा हुआ तो उसमें जाहिर सी बात है, पाकिस्तान ने जो डिमांड की वो पाकिस्तान को दे दी गई, लेकिन उस डिमांड में भी कुछ डिमांड अधूरी रह गई। जैसे कि वो कश्मीर के कुछ हिस्से के ऊपर आंकड़ आया था और वो संभावना व्यक्त कर रहा था कि ये हिस्सा मुझे मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो जब ऐसा नहीं हुआ तो पहले तो उसने कोशिश किया कि मैं बाई पावर इसको अपने हिस्से में मिला लूं, जिसकी परिणति 1948 में कबायलियों के द्वारा अटैक का था। और उस घुसपैठ में महाराज हरि सिंह, जो कि ये सोच के बैठे हुए थे कि मैं ना भारतवर्ष में अपना विलय करूंगा, ना ही पाकिस्तान में विलय करूंगा, अब उनके ऊपर एक ऐसी विपदा आ गई जिसमें उनको निर्णय लेना आवश्यक हो गया। लेकिन उस निर्णय लेने के बीच की अवधि में नुकसान हो गया। नुकसान ये हुआ कि जब तक भारतवर्ष से उनकी बातचीत हो और धारा 370 के अंतर्गत वो विलय और समझौता हो कि कश्मीर की संप्रभुता की रक्षा भारत सरकार करेगी, क्योंकि वो भारत का ही अभिन्न अंग है, तब तक पाकिस्तान ने कुछ हिस्सा कश्मीर का कब्जे में ले लिया, जिसको हम पाक अधिकृत कश्मीर बोलते हैं और उधर के लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं। अब विवाद यहीं से शुरू हुआ। तो पाकिस्तानी जो है, वहां के लोग हैं, वो कहते हैं वो आजाद कश्मीर है, और भारतवर्ष कहता है कि पाक अधिकृत कश्मीर। भाषा में वैसे तो हम उसको भी अपना ही हिस्सा मानते हैं, लेकिन यहां पे एक बात आके उलझ जाती है कि आजाद कश्मीर कह के वो महाराज हरि सिंह की उस बात को प्रमाणित करना चाहते हैं कि साहब वो स्वतंत्र है। इसीलिए पाकिस्तान अंतिम समय तक रट लगाए हुए कि वो कश्मीर के अंदर जनमत संग्रह होना चाहिए। भारतवर्ष ने कहा कि वो हमारा हिस्सा है, तो हम जनमत संग्रह क्यों कराएंगे, किस लिए कराएंगे? तो अब दो ही ऑप्शन पाकिस्तान का बचता था उनके दृष्टिकोण से, कि या तो बाई पावर हम ले लें, और दूसरा या तो अंतरराष्ट्रीय स्थिति ऐसी हम खड़ी कर ले कि वो पंचायत करके कश्मीर हमें दिला। अब इन दोनों स्थितियों में पाकिस्तान की मंशा पूर्ण नहीं हुई। अंतरराष्ट्रीय लेवल पे वो चाह के भी इसको डिस्प्यूटेड लैंड या कंट्री के रूप में वह साबित नहीं कर पाए। और दूसरी चीज, बाई पावर तो प्रयास तो किया ही उसने। 1965 में उसने पूरी ताकत के साथ अटैक किया भारतवर्ष पे, और स्थिति यह थी कि कश्मीर लेने की तो बात छोड़ दीजिए,
लाल बहादुर शास्त्री जी उस समय प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, भारतीय सेना लाहौर में बैठी थी। थोड़ा सा तीखा शब्द में कह रहा हूं, जी जी जी। अगर उस समय ही हमारे भारतवर्ष के प्राइम मिनिस्टर अगर अड़ गए होते तो कश्मीर समस्या समाधान का वही सबसे उपयुक्त स्थान था। जी जी जी। कि आप ये दावा छोड़ो कश्मीर से, तभी हम लाहौर से कब्जा हटाएंगे। बिल्कुल। लेकिन उसमें भी पाकिस्तान को फायदा मिला। अंतरराष्ट्रीय दबाव के अंतर्गत भारतवर्ष को उतनी जीती हुई जमीन वापस कर देनी पड़ी। फिर उसके बाद एक और जबरदस्त स्थिति पैदा हुई पाकिस्तान में ही। पाकिस्तान के व्यवहार के चलते जो पूर्वी पाकिस्तान था वहां विद्रोह की स्थिति पैदा होने लगी और शेख मुजीबुर रहमान नामक एक नेता वहां पैदा हुआ और जिसने इस जन आंदोलन को एकदम से जन क्रांति में तब्दील कर दिया। भारतीय सेना ने और भारत सरकार ने देखा कि अच्छा मौका है, प्रतिभागिता किया और पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में परिणत हुआ। लेकिन तब तक 99,000 सैनिकों का समर्पण कराया भारतीय सेना ने, यह भी भारतीय सेना की एक सफलता है। यहां पे आके एक बात बिल्कुल 100% कंफर्म हो गई कि पाकिस्तान बाई पावर भारत से कश्मीर नहीं ले सकता। यहीं से वो स्ट्रेटजी अपनी चेंज किया और उसके बाद वो गुरिल्ला वार कह लीजिए, मारो और भागो, छापेमार युद्ध, आतंकवादी, यह सब गतिविधियां भारतवर्ष को आर्थिक रूप से डैमेज करने और अंतरराष्ट्रीय लेवल पे नीचा दिखाने के लिए कार्रवाइयां करना शुरू कर दिया। और बीच का कुछ एक ऐसा संक्रमण काल भी आया मुनेश जी, जिस समय तो ये हम लोगों के दिमाग में आने लगा कि हिंदुस्तान का कोई शहर, कोई इलाका सुरक्षित है ही नहीं। आप उठा के जाइए, पीछे देखिए, आए दिन खबरें आती थी, कहीं बंगलौर से बम विस्फोट की सूचना आ रही है, कहीं कहीं से आ रही है, कभी कहीं से आ रही है। ये एकदम से लगा कि अब तो जीवन ही असुरक्षित हो गया। और फिर उसके बाद भारत सरकार ने कमर कसी और अभी कुछ सारी सरकारों ने अच्छा कार्य किया, लेकिन जिसने बहुत अच्छा किया उसको क्रेडिट खुल के दी जानी चाहिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब अपनी रणनीति ऑपरेशन ऑल आउट कश्मीर के ऊपर लॉन्च की तो इसका बहुत विरोध किया गया। कश्मीरियत का नाम लेके इसको कंडम करने का प्रयास किया गया कि बहुत सताया जा रहा है, वहां के लोगों को सताया जा रहा है और लोग इस सताने से हथियार उठा के आतंकवादी बन रहे हैं। लेकिन ये लोग कभी ये नहीं बता पाए कि उतने कश्मीरी पंडितों का प्रताड़ना होने के बाद भी आज तक किसी कश्मीरी पंडित ने हथियार उठा के आतंकवाद का रास्ता क्यों नहीं पकड़ा। और आज की स्थिति में आप देख सकते हैं करीब करीब आतंकवाद घाटी से समाप्त हो चुका है। कोई भी ऐसा टॉप का कमांडर अभी हमारी भारतीय सेना की लिस्ट में नहीं है जो अभी जिंदा हो और करीब करीब पूरे घाटी को आतंकवाद विहीन कर दिया गया है। अब बाकी बचा है पाकिस्तान। पाकिस्तान समझ रहा है कि मेरे लिए डेंजर जोन है। एक जो सबसे बड़ा उसने प्रोटेक्शन अपना खड़ा कर रखा था, और मैं तो ये कहूंगा कि पाकिस्तान ने तो कम खड़ा किया था, देश के अंदर के विपक्षी पार्टियों ने और कुछ जिनकी सहानुभूति पाकिस्तान के प्रति है, मैं नाम किसी का नहीं रहा, इन लोगों ने यह हुआ खड़ा कर रखा था कि अगर हमने कुछ किया तो परमाणु बम पटक देगा। अब ये कमाल की सोचने वाली बात है कि वो अगर पटक देगा तो उसके बाद हमारा जो होगा उसका क्या होगा। खाली एक तरफा सोच, तो वो एक तरफा सोच सिर्फ डराने के लिए था कि भारतवर्ष उस डर के कारण कोई कार्रवाई न करे। भारतवर्ष उस डर की परिधि से भी बाहर चला गया जब उसने बालाकोट के ऊपर कार्रवाई कर दी। सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, एयर स्ट्राइक हो गया, साहब आज तक तो परमाणु बम गिरा नहीं। और अब भारतवर्ष ने एक और अटैकिंग गेम खेलते हुए मौसम विभाग ने पीओके के हिस्से का मौसम फोरकास्ट करना प्रारंभ कर दिया है, यानी दूसरे शब्दों में वो हिस्सा हमारा है। और यहां एक बात कहना चाहूंगा मुनेश जी, ये पूरी दुनिया में सर्वमान्य सत्य है जो मैं कहने जा रहा हूं, कोई व्यक्ति इससे इनकार नहीं कर सकता। दुनिया के किसी भी स्पोर्ट्स में, फुटबॉल हो, हॉकी हो, टेबल टेनिस हो, वॉलीबॉल हो, आज तक डिफेंसिव गेम खेलकर कोई नहीं जीता है। अरे साहब, जीतने के लिए
दूसरे के गोल में गोल मारना पड़ेगा बिल्कुल। और यहीं से मामला अटैकिंग हो जाएगा। भारतवर्ष 70 वर्षों में ज्यादातर समय में सिर्फ डिफेंसिव गेम खेल रहा था। अब तो भारतवर्ष वो अटैकिंग गेम खेल रहा है कि हम आपके देश में भी चढ़ के मारेंगे। और अब तो मैं इससे भी आगे जाके कहना चाहता हूं कि ये बार बार सूचना हम क्यों सुने कि 250 आतंकवादी लॉन्चिंग पैड पे हैं भारत में घुसने की फिराक में। अरे इतना पता ही चल गया तो हम वहीं का वहीं मारे उनको, हर 20-25 दिन में मारे कि तुम अगर ऐसी हरकत करोगे तो हम इसका जवाब ये देंगे। और दुनिया में कोई कंट्री इस कार्रवाई का विरोध नहीं कर सकती है क्योंकि ज्यादातर कंट्रियां आतंकवाद से खुद ही प्रताड़ित हैं। जी।